हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है मंडे। मंडे को कुछ प्रोडक्टिव बनाते हैं और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं। आज है 30 सितंबर 2024। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो सबसे पहले इजराइल और पैलेस्टीन। अब ना, जो ये अभी वॉर हो रहा है, इजराइल लेबनान पे क्यों अटैक कर रहे हैं और जो हिजबुल्ला है ये क्या है। देखो, इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ ये क्या है। सबसे पहले मैथ पे ही चल पड़ते हैं। इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। तो हम इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में देखें। देखो, जो इजराइल है, इजराइल में ज्यूज लोग रहते हैं। ज्यू एक अलग रिलीजन है। और जो पैलेस्टीन है वो क्या है, वो क्या है, वो है एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। ठीक है। तो ये इजराइल है, ये है इजराइल। इसी में इसी में मतलब कि इजराइल में जूद एकदम से नहीं आए, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आए। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आए थे ये। जब होलोकॉस्ट हुआ था तो जूज के अंदर अपना वो मतलब सेंटिमेंट जागे थे कि हमें अपनी जगह पे जाना चाहिए जहां से हम आए हैं, कोई हिस्टोरिकल लिंकेज है इनका। तो ये तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आना स्टार्ट हुए थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने प्रॉपर ये कंट्री बसा दी थी। तो अब ये दो रिलीजन है, जूज है और पैलेस्तीन में क्या है, मुस्लिम है। और जो इसके चारों तरफ कंट्री है ये मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो अब इजराइल काफी पावरफुल कंट्री है, इसके पीछे यूएसए का सपोर्ट है। तो इस वजह से इनके बीच में बहुत सारे युद्ध मतलब वॉर होते रहते हैं बार बार। अब लेबनान पे ये अटैक क्यों कर रहा है, अभी वो भी आया था कि गाजा के साथ, गाजा में कौन है, पैलेस्टीनियन। कौन है गाजा में, पैलेस्तीन। तो मतलब पैलेस्टीनियन के अंदर में है गाजा। ठीक है। हमास जो ग्रुप है वो गाजा में है, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था इजराइल पे। तो अब फिर क्या हुआ, इधर लेबनान में कौन सा ग्रुप है, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने फिर इधर से अटैक कर दिया, इन्होंने पहले इनको कंट्रोल किया, अब इनको बार बार ये मार रहे हैं। ओवरऑल शॉर्ट इश्यू ये है। ठीक है। अब यहाँ उसके लीडर और ज्यादा डेथ हो रही है तो ये न्यूज में आ रहा है। आगे चलते हैं। जैसे जो मतलब क्लीनिंग करते हैं लोग अर्बन सीवर में, सीवर और सेप्टिक टैंक में। जैसे ये नाला सा नहीं होता है, ये देखो नीचे घुस के जो सफाई करते हैं, गंदगी निकालते हैं। एक सर्वे हुआ, उसमें 92% ऑफ जो वर्कर हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। यानी कि 68.9% वर्कर हैं आज भी शेड्यूल्ड कास्ट के हैं उसमें। 14.7 ओबीसी से बिलोंग करते हैं, 8.3 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और 8% जो लोग हैं वो जनरल कैटेगरी से। तो यानी कि जो हम वल्नरेबल सेक्शन के लिए कर रहे हैं, या तो हम उसको अच्छे से कर नहीं पा रहे, तो भी इतने लोग सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के ही क्यों लगे हैं। एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, जो इनके लिए स्कीम चला रखी है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। इसकी जो स्कीम है, नमस्ते प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है, नमस्ते। इस प्रोग्राम में क्या होगा, ये एक स्कीम है, क्या करेगी, मैकेनाइज करेगी ऑल सिविल वर्क को, जो सीवर का जो वर्क है उसको, और प्रिवेंट करेगी डेथ्स को। क्या करेगी, डेथ्स को प्रिवेंट करेगी ड्यू टू हैजर्ड्स क्लीनिंग वर्क। हैजर्ड्स क्लीनिंग वर्क की वजह से। तो उनको जो मतलब इतने खतरे में रह के ये काम करते हैं, तो उससे बचाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है। और ये स्कीम 2023-24 में लेके आई गई थी, किसको रिप्लेस करके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर। इस स्कीम को रिप्लेस करके नमस्ते स्कीम लेके आई गई थी। ठीक है। अब क्या है, मैनुअल जो स्क्वेंजरिंग है, मैला डोने का जो काम करती है,
वो तो प्रैक्टिस अब कंट्री में खत्म हो चुकी है। अब हमें हैजर्ड्स क्लीनिंग की जरूरत है, क्लीनिंग जो सीवर को साफ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो और जो हैजर्ड्स क्लीनिंग है, मैनुअल स्कैनिंग और हैजर्ड्स क्लीनिंग, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफाइंड इन द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैनर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट। मैनुअल स्कैनरी तो डिफाइन है कि उसको मना किया गया है, लेकिन हैजर्ड्स क्लीनिंग मना ही नहीं की। The Namaste program target worker directly associated with sewer camp and क्या septic tank cleaning, including driver of desulging vehicle, हेल्पर, मशीन ऑपरेटर, क्लीनर, मिनिस्ट्री ने बोला है। तो इसका गोल क्या है स्कीम का? इट्स गोल इज टू प्रोफाइल सच वर्कर इन नेशन वाइड इन्यूमरेशन एक्सरसाइज, गिव देम गिव देम सेफ्टी ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट and offer capital subsidy that could turn sewer and septic worker into sanipreneur और sanitation entrepreneur। अब इन्होंने बोला है कि इनको ऐसी ट्रेनिंग और उनको सेफ्टी देने चाहिए, इक्विपमेंट देने चाहिए, और ये अच्छा कीवर्ड है सैनिप्रेन्योर, सैनिप्रेन्योर, कि वो एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हो जाएं, अपना काम करें या मशीन से काम करें। ऐसे इनको अपलिफ्ट कराने की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस ये शेड्यूल कास्ट के लिए, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये दोनों अलग अलग कब किए गए थे? पहले एक ही था शेड्यूल कास्ट का, 2003 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 89th अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये श्रीलंका से रिलेटेड है, ये कोई काम का नहीं है। डिमांड फ्लक्स। अब क्या हुआ है ना, जो इन्फ्लेशन है, देखो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ का आइडिया था, इंडिया रिसाउंडिंग 8.2 जीडीपी ग्रोथ इन 2024 केम विद टू वरिंग प्रोटेंट्स। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो इंडिया ने 8.2 का जो आइडिया था ग्रोथ का जीडीपी का, वो वो भी अब मुश्किल लग रहा है अचीव होता। दो इशू आ गए हैं। सबसे पहले तो क्या है, मॉनसून की वजह से फॉर्मर जो फार्म है, फार्म सेक्टर में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है जो होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बहुत कम हुआ है, सिर्फ 4% ही मतलब प्राइवेट कंजम्पशन में क्या है, ग्रोथ हुई है। इस वजह से ये सेकंड लोएस्ट है, इससे लोएस्ट कोविड के टाइम पे हुई थी। तो के टाइम, अब ये क्या बोल रहे हैं, के शेप्ड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ, अभी इन्होंने क्या बोला है कि के शेप्ड का कंजम्पशन पैटर्न है, वाइल इकोनॉमिस्ट फ्लैग्ड के शेप्ड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हायर एंड गुड्स एंड सर्विस इन ग्रेटर ऑफटेक देन द रेस्ट। के शेप क्या होता है, ये हो गया के, मतलब जो अमीर लोग हैं ना वो ज्यादा कंजप्ट करते जाएंगे, जो गरीब लोग हैं उनका जो मतलब ग्रोथ है वो घट रही है, कंजम्पशन की पावर है वो घट रही है, इसको बोलते हैं के शेप। कोविड में इंडिया की इकोनॉमी की शेप क्या आ गई थी? के शेप इकोनॉमी। गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो गए, अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो गए। ठीक है, तो इसके लिए मतलब जैसे जो ग्रोथ रेट है इंडिया की वो क्या बोली थी लास्ट ट्यूसडे, एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग विज एक्सपेक्ट इंडिया टू ग्रो 6.8% दिस ईयर। इस साल क्या बोला कि 6.8% के हिसाब से इंडिया ग्रो करेगा, जबकि आरबीआई ने कितना बोला था? 7.2। अब इन्होंने बोला कि हमने कम क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने बोला हाई इंटरेस्ट रेट। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाई इंटरेस्ट रेट, देखिए इंटरेस्ट रेट से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं इकोनॉमी पे, वो बताते हैं आपको। देखो, जैसे मान लो ये है बैंक, ये क्या है? कंज्यूमर है।
कस्टमर है, और ये क्या है, मार्केट है। अब क्या होता है, जो इंडियन इकोनॉमी है, या फिर आरबीआई लगा लो, ये आरबीआई है। आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है जिस रेट पे, जिस रेट पे आरबीआई पैसों को बैंक को उधार देता है। मान लो 100 रुपए है, 5% पर एनम के हिसाब से आरबीआई बैंक को पैसे देता है उधार, यानी एक साल में अगर वापस देने हैं तो बैंक को कितने देने पड़ेंगे, 105। यानी कि क्या हुआ, आरबीआई ने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थी जो रेपो रेट, वो 5% की बजाय अब क्या कर दी, 10%। यानी कि बैंक को पहले अगर 100 रुपए लेता था तो एक साल बाद 105 लौटाने होते थे, लेकिन अब 10% कर दी तो बैंक को कितने लौटाने हैं, 110, 110 रुपए। यानी बैंक नुकसान में है, बैंक आरबीआई से उधार लेना चाहेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ना रेपो रेट बढ़ा दी है। अब मुझे ये बताओ, अब बैंक है वो तो खुद घाटे में जाएगा नहीं, ये कस्टमर है। अब बैंक है वो कस्टमर को कितना देगा, अगर ये खुद 10% ले रहा है तो कुछ तो पैसा खुद भी बनाएगा, तो 15 या 20% ये कस्टमर को देगा। यानी कि कस्टमर को भी अब बैंक से पैसे, बैंक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेना पड़ेगा लोन पे। अगर बैंक को पैसा ज्यादा देना पड़ गया कस्टमर को, तो क्या कस्टमर बैंक से पैसा लेना चाहेगा, नहीं, नहीं लेगा सर। तो पैसे की क्या हो जाएगी सर, लोअर डिमांड, पैसा नहीं होगा सर। अगर पैसा नहीं होगा सर, तो क्या ये मार्केट में जाके, इकोनॉमी में जाके कुछ खरीद पाएगा, कस्टमर है जो, नहीं सर, उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या खरीद पाएगा वो। अगर वो कुछ खरीद नहीं पाएगा, तो जो ये फैक्ट्रीज हैं, ये कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे। मान लो पहले 10 एसी बनाती थी, या फिर कुछ भी है, 100 आइटम बनाती थी, अब तो वो 100 ही बनाएंगी, क्या पता 90 बनाए, क्या पता 80 बनाए, क्या पता 70 बनाए। अब तो वो बना ही नहीं पाएंगी। अगर ये बना नहीं पाएंगी, तो पहले यहाँ कितने वर्कर काम करते थे, मान लो 100 करते थे, अब 80 बना रही है फैक्ट्री को, तो वर्कर की जरूरत ही नहीं है, लोगों की जरूरत नहीं है, अब ये 80 रखेगी बस। यानी एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, डिक्रीज। ग्रोथ भी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, इन्फ्लेशन भी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो ये था टोटल कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर रेपो रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो मार्केट में डिमांड डिक्रीज होती है। मार्केट में डिमांड की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने, एसएनपी ने क्या बोला है कि इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ना मार्केट में जो डिमांड है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है और लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो ये था मेन रीजन। जो पैसेंजर व्हीकल है उनकी सेल में भी डिप आ गई है। तो ये सारे, एक होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमें पता ही है, अगर आज 100 रुपए हैं किसी का दाम, किसी वस्तु का, और कल को 110 हो जाता है, तो यानी 10% इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन में भी दो टाइप की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है कोर इन्फ्लेशन, एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन होती है ऐसी इन्फ्लेशन जब उसमें से हम फूड एंड फ्यूल, ये दोनों माइनस कर दें। क्यों करते हैं इन्हीं दोनों को माइनस, फूड एंड फ्यूल को, क्योंकि इनके जो प्राइसेस हैं वो वैरी करते रहते हैं डेली बाय डेली। ठीक है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन है जो फूड इन्फ्लेशन, वो काफी ज्यादा हो रही है। क्यों, क्योंकि मानसून नहीं आया। ठीक है, तो ये रीजन है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो इसमें बताए गए हैं। स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, through the festival, beyond would be critical for growth as well as versus private investment cycle. With global oil price turning banning, the central government must consider passing out the reduced cost to consumer and cut levies embedded on retail fuel price. फ्यूल के जो प्राइस हैं अगर वो भी ज्यादा हैं तो भी डिमांड नहीं बढ़ेगी।
A substantive fuel price cut as opposed to the token 2 rupees of relief per liter enabled this March can support demand in the economy. अगर फ्यूल प्राइस को भी कर दें तो लोगों की डिमांड तब भी ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड दैट हैव इंडिया आउटलुक। ठीक है, इंडिया के एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ये बोला गया इस आर्टिकल में। ठीक है, और इसी एग्रो फॉरेस्ट्री से हम कार्बन फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या करके? एफोरेस्टेशन, रीफोरेस्टेशन, रीवेजिटेशन। री मतलब फिर से, एफोरेस्टेशन जहां नहीं है वहां, जहां है और खत्म हो गया फिर से, रीवेजिटेशन। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो करंट में कितने एरिया में है, 28.4 हेक्टेयर में है, वो कितने में जा सकती है, 53 मिलियन हेक्टेयर। कब तक? 2050। एग्री जो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री 8.6% है टोटल लैंड एरिया का, जो कि 19.3% कंट्री का जो कार्बन स्टॉक है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका फायदा हमें डबल होगा, एक तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अभी जो रिसर्च हुआ है उसमें बोला गया अगर एडिक्वेट पॉलिसीज और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, ठीक है, और इंसेंटिव वो इंप्लीमेंट किया जाए, जो ये सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कार्बन को सिंक करने में। कितने को? 2.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर सकता है 2030। ठीक है, एक है कॉमन प्रैक्टिस इन कार्बन स्टैंडर्ड। कार्बन स्टैंडर्ड में कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है? जो कार्बन फाइनेंस है, कॉमन प्रैक्टिस क्या है? की क्राइटेरिया है। ठीक है, ये क्या है? की क्राइटेरिया है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सेस करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है एडिशनल, वेदर ए प्रोजेक्ट इज एडिशनल मीनिंग इट गोज बियॉन्ड व्हाट इज टिपिकली डन इन गिवन area. For ARR project, this involve determining whether similar activity are commonly practiced without the finance incentive provided by carbon credit. According to carbon standard, such as VERA verified carbon standard or the gold standard, if any activity deemed common practice, it may not qualify for carbon credit as it is not seen as contributing additional environment benefit beyond the norms. अगर कोई भी प्रैक्टिसेस है, हम उसको कॉमन प्रैक्टिस में इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटी है उसको हम कॉमन प्रैक्टिस मान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एडिशनल कार्बन के क्रेडिट है वो क्रिएट नहीं कर रही, और वो मतलब फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं करेगी। इन्वायरमेंटली तो वो कर रही है लेकिन उसको गिना नहीं जाता। बट जो करंट डेफिनेशन है कॉमन प्रैक्टिस की इन ग्लोबल कार्बन स्टैंडर्ड ऑफन रिफ्लेक्ट रियलिटीज ऑफ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो इसमें क्या इंक्लूड कर लिया है? जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती हैं लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, यूएस में। ठीक है, जहां पे लैंड होल्डिंग क्या है? एक्सटेंसिव और कॉन्टिग्यूअस है। ठीक है, इंडिया में क्या है? काफी छोटी लैंड है, फ्रेगमेंटेड है, तो वहां पे ये इंक्लूड की जाती है। वहां जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, जो 86.1% इंडियन फार्मर है वो क्या? स्मॉल एंड मार्जिनल है, जिसके पास 2 एकड़ से भी कम की जमीन है। These farmers often engage in agroforestry in a non-systematic, scattered manner, planting tree alongside crop or small patches of fallow land. जैसे ये छोटा सा खेत हो गया हमारा, हमारा खेत है ये, मान लो यहाँ जब हम फसल बोते हैं तो यहाँ हम पेड़ लगा देते हैं इसके चारों ओर। ये तो सब लगा दिए मैंने, लेकिन ये छोटे छोटे किसान है इसको स्कैटर्ड वे में करते हैं तो इसकी गिनती ही नहीं होती। यही तो दिक्कत है। क्या? while beneficial these practices may not meet additional criteria set by current carbon standard because they are perceived as common
विद इन द इंडियन कंटेक्स्ट। अब उनको माना ही नहीं जाता कि ये भी कार्बन सिंक में काफी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन जो है वही माना जाता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको नॉर्मल माना जाता है। ये क्या प्रेजेंट करता है? एक चैलेंज। इससे क्या होता है? ये एक्सक्लूड करता है बहुत सारे इंडियन फार्मर्स को किसमें? मतलब कि एफोरेस्टेशन, एआरआर का क्या मतलब है? एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, रिवेजिटेशन, एआरआर में शामिल करने से ये क्राइटेरिया रोकता है। पार्टिसिपेशन इन एआरआर कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट, thereby denying them the opportunity to earn additional income from carbon credit। अगर उनको एआरआर में शामिल कर लें तो जो कार्बन वो सिंक कर रहे हैं उसकी खेत के चारों ओर लगे हुए पेड़, तो उससे क्या होगा? उससे उनको क्रेडिट मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। नीड इंडिया सेंट्रिक अप्रोच। अब ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है? मान लो मैंने क्या किया, 100 पेड़ लगा दिए इधर, और अमेरिका में या फिर इंडिया में ही कोई एक ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, वो अपने टारगेट पोल्यूशन के कंप्लीट नहीं कर पा रही, तो वो क्या करेगी? मान लो मेरा जो कार्बन है, कार्बन सिंक यहां से 2000 टन हो रहा है, तो ये कंपनी क्या करेगी? जो यहां से कार्बन मुझे पर टन के हिसाब से पैसा दे देगी। मान लो मुझे 1 लाख रुपए दे देगी, और ये बोल देगी ये जो कार्बन यहां से सिंक हो रहा है, मतलब, तो ये हमारी कंपनी के अंडर में माना जाएगा, तो इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, जो 1 लाख रुपए दिए, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। नीड फॉर इंडिया सेंट्रिक अप्रोचेस। अब इंडिया का एग्रीकल्चर लैंडस्केप है वो क्या है? यूनिक है। एक अर्जेंट नीड है रीडिफाइन करने की और कंसीडर करने की कि भैया कॉमन प्रैक्टिस होती क्या है। सर एंड मैम, कॉमन प्रैक्टिसेस जो यूएसए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर के हिसाब से डेवलप कर रखी हैं और उन्हीं को माना जाता है। वहां पे तो सर एंड मैम इतने बड़े बड़े खेत हैं, और इंडिया में सर एंड मैम 186.1% तो स्मॉल फार्मर हैं। इतने स्मॉल किसान हैं कि उनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। तो उन्होंने, जो वेस्टर्न कंट्री है, अपने हिसाब से प्रैक्टिसेस और क्राइटेरिया को डिफाइन कर रखा है। तो इंडिया को क्या जरूरत है? इस प्रैक्टिस या स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत है। एन इंडिया सेंट्रिक अप्रोच वुड रिकॉग्नाइज दैट इवन स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, such as adopting more systematic agroforestry techniques or utilizing carbon finance to maintain tree cover can be transformative। मतलब इंडिया को भी चाहिए कि अगर हम छोटा सा भी चेंज लेके आ रहे हैं तो वो भी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है कार्बन फाइनेंस के लिए। तो कॉमन जो प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड हैं उनको रिवाइज करने की जरूरत है, सो दैट हम एकोमोडेट कर सकें फ्रेगमेंटेड स्मॉल होल्डर मॉडल को भी उसमें। इंडिया वुड अनलॉक द वास्ट पोटेंशियल फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इंडिया क्या करेगा? अनलॉक कर देगा जो वास्ट पोटेंशियल है, उसको कर सकता है अनलॉक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के। वही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को एब्जॉर्ब करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। दिस वुड इनेबल ए ग्रेटर नंबर ऑफ फार्मर टू पार्टिसिपेट इन कार्बन प्रोजेक्ट और प्रोवाइडिंग देम विद एडिशनल इनकम। उससे क्या होगा? वो मतलब कार्बन फाइनेंस के प्रोजेक्ट में भी शामिल होंगे और उनको एडिशनल इनकम भी मिलेगी। ठीक है। ठीक है। और इससे ना कार्बन जो क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट, उससे क्या है, इंसेंटिव भी क्रिएट किया जा सकता है। हम किसानों को एनकरेज कर सकते हैं कि वो एग्रो फॉरेस्ट्री को और ज्यादा डेवलप करे। इससे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी होगी और रूरल लाइवलीहुड के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री को एआरआर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, इसके इनिशिएटिव के साथ, तो बहुत सारे जो चैलेंज हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर फेस करता है, वो भी हम मीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अल्टरनेट लाइवलीहुड, हमारे पास एक और आय का साधन हो जा सकता है। ठीक है। एडिशनल इनकम हो जाएगी किसान के पास, और वो उनको काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी होती है, हम मानसून पे डिपेंड रहते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है।
तो उसकी भरपाई वो कर देगा ना, हम चारों तरफ पेड़ लगाएंगे उसके हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो मोर सिस्टेमेटिक और सस्टेन्ड अप्रोच की जरूरत है कार्बन फाइनेंस जो प्रोवाइड किया जाता है एआरआर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है। नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ऐसा करना फाइनेंशियल और ये सब चीजें। तो जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर है या फिर फ्लक्चुएटिंग क्रॉप यील्ड है, उसका जो भरपाई है वो एआरआर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ट्री को एग्रीकल्चर लैंडस्केप में यूज करें, रिस्टोर करें डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को, तो फार्मर वो क्या कर सकते हैं, एडिशनल रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एआरआर जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिशियल इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है उनका, सोइल फर्टिलिटी भी बढ़ती है उनसे, वाटर रिटेंशन भी रहता है, वाटर इरोजन नहीं होता, मिटिगेटिंग और इरोजन नहीं होता, बोलेस्टरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। अब यही जो प्रोजेक्ट है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कैसे हेल्प करेगा। एक इंस्टीट्यूट है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया पोटेंशियल एआरआर प्रोजेक्ट को इंडिया में। तो एक अलग अलग स्टेट में 19 प्रोजेक्ट उसने चलाए हैं, उससे 56,600 फार्मर को फायदा हुआ। अगर इसी इनिशिएटिव को और ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है, it is imperative that international carbon finance platform revise their standard to better align with the reality of Indian agriculture। तो जो इंटरनेशनल कार्बन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है उसको अपने स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट को हम मतलब कार्बन फाइनेंस से लिंक कर देते हैं, तो इससे और ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी फायदा होगा। रिवाइज करना पड़ेगा कॉमन प्रैक्टिसेस को, मोर इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा इंडियन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को। इससे और ज्यादा मिलियन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पार्टिसिपेट कर पाएंगे एआरआर में। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही नहीं होगा बल्कि ये इनकम का भी काफी काम करेगा अच्छे से। आप इसको GS3 में एग्रीकल्चर में अच्छे से यूज करना, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, कितना अच्छा एग्जाम्पल है एआरआर। एआरआर को फिर से देख लो कहीं कंफ्यूज ना हो गए। ARR, एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन और रीवेजिटेशन। ठीक है। कार्बन क्रेडिट जो प्लेटफॉर्म है सच एज वेरा, गोल्ड स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इंडिया सेंट्रिक स्टैंडर्ड। ठीक है, इनको इंडिया जो सेंट्रिक स्टैंडर्ड्स हैं उनकी नीड को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी एग्रो फॉरेस्ट्री का जो फुल पोटेंशियल है और एआरआर जो इनिशिएटिव है वो रियलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा ग्रीन और सस्टेनेबल और इकोनॉमिक प्रोस्परस फ्यूचर हो सकता है इंडिया के फार्मर का। कितना अच्छा आर्टिकल था, कितनी जगह यूज कर सकते हो। ग्लोबल इनइक्वालिटी, अब इस आर्टिकल में डायरेक्ट ये बोला गया है कि देखो, एक समिट हुई थी, समिट ऑफ द फ्यूचर, द समिट ऑफ द फ्यूचर रेज ए सेट ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। समिट ऑफ द फ्यूचर हुई थी यूएसए में। तो ग्लोबल गवर्नेंस कैसी होगी, देखो ग्लोबल गवर्नेंस में क्या है, डेवलप्ड कंट्री हैं जो और डेवलपिंग कंट्री हैं जो। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री, तो उन दोनों के बीच में आपस में रेस मची हुई है। कोई सोचता है मैं आगे निकल जाऊं, वो सोचता है। अब डेवलप्ड कंट्री ने तो रिसोर्सिस का क्या है, वो एक्सप्लोइटेशन कर लिया है। अब डेवलपिंग कंट्री के ऊपर वो अभी भी प्रेशर डाल रही है। ठीक है। तो अब मेन बात क्या है, जैसे G7 बना था, G7 क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है काफी। ठीक है। तो यूएसए वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड टोटली सेपरेट हो गया, तो इन्वायरमेंट के बाद में वो आपस में लड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, 1700 के आसपास एशिया का काफी ज्यादा बोला बाला था। फिर धीरे धीरे एशिया का जो एनर्जी कंजम्पशन नीड थी वो थोड़ी कम हुई। फिर वेस्ट का काफी ज्यादा डोमिनेशन आ गया और वेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। तो जो ये गैप है इसको कम करने की बजाय ये काफी ज्यादा ब्रिज हो रहा है। ठीक है। अगर दोबारा ग्लोबल जो पावर है वो शिफ्ट होते हैं एशिया में, बोथ जियांट इंडिया एंड चाइना कॉन्शियस देयर आइडिया डिफरेंट फ्रॉम डोमिनेंट व्यू espoused by west on how society work and change can be influenced। In a note to geopolitics, Asia need to be involved more deeply from very beginning in expert body on AI and GDP to shape global governance by defining global priority, cooperation and justice।
अब जैसे वेस्ट ने एक्सप्लॉयटेशन किया ना हर चीज में अपनी डोमिनेंस का ही, अब ग्लोबल गवर्नेंस फिर से एशिया की तरफ आने वाली है। तो उसमें एशिया को स्टार्टिंग से ही इन सब चीजों का ध्यान रख के चलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल। इकोलॉजिकल जो डिजास्टर हुआ है अंडमान निकोबार में, जो प्रोजेक्ट है हुआ है, उसके ऊपर एनजीटी, एनजीटी मतलब जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, वो एनजीटी को बार बार लिख रहे हैं कि इससे मतलब इकोलॉजिकल काफी इम्पैक्ट होगा उस प्रोजेक्ट से, क्योंकि एक तरफ इन्वायरमेंट है एक तरफ डेवलपमेंट है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनजीटी, एनजीटी को देख लेते हैं। एनजीटी, एनजीटी सरण मैम 2010 में बना था। सरण मैम ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। इंडिया इसको बनाने वाला थर्ड कंट्री बन गया था। CAQM जो है, कमीशन और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके सारे केसों की सुनवाई एनजीटी में ही होती है। पनिशमेंट भी दे सकता है ये 1 करोड़ या उससे ज्यादा की। ठीक है, और इसमें 10 मेंबर के आसपास हो सकते हैं। तो एनजीटी काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो केस में स्कैम बोल रहे हैं इसको, रेजिग्नेशन मांगा है फाइनेंस मिनिस्टर का। पीएम ने अर्ज किया है क्रिएट इन इंडिया, जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल इंडिया में कंटेंट क्रिएटर है, उस चैलेंज, अब जैसे मेक इन इंडिया, बिल्ट इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ऐसे क्रिएट इन इंडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे सभी को इनवाइट किया गया है, जिसमें जो स्किल है वो उसको दिखा सकते हैं। नेपाल में फ्लड आ चुकी है। चाइना ने कहा अगर लेबनान की सोवरेनिटी का कुछ इशू हुआ, ये इसके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, यूएस ने स्ट्राइक कर दिया है सीरिया के ऊपर। तो इस तरह से आज का जो एडिटोरियल है वो हमने देखा। कुछ बचा तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। ये क्रिकेट का मैच चल रहा है। डार्क मैटर, ये अभी समझ में नहीं आएगा, काफी डीप कंसेप्ट है। तो इस तरह से आज हमने मतलब आज का जो एडिटोरियल है वो देखा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार मैप देख लेते हैं। हाँ, ये लेबनान कंट्री है, ये इजराइल है। इस सीरिया पे अटैक किया है, एक ही सीरिया है, इस पे यूएसए ने अटैक किया है सीरिया ने, जिसका सीरिया का बॉर्डर ये देखो इराक के साथ लगता है। तुर्की, तुर्की ये नाम हो गया अब इसका, टर्की, इसकी कैपिटल अंकारा है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के पास में ही है, तो बीच में है ये। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है अपना। तो इस पे किसने अटैक किया? यूएसए ने। किस पे? सीरिया पे। सीरिया पे क्यों किया यूएसए ने अटैक? टेररिस्ट होंगे यहाँ पे, मिलिटेंट्स। ठीक है, और जो इजराइल है वो किस पे अटैक कर रहा है बार बार? इजराइल कर रहा है लेबनान पे। लेबनान में कौन सा ग्रुप है? हज हिजबुल्ला, हिजबुल्ला। ठीक है, और उसके बाद है गाजा में, गाजा में हमास, हमास। ठीक है, ये इजिप्ट है, कैरो इसकी कैपिटल है। ये जॉर्डन है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये डेड सी है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने मैप को भी देख लिया बड़ा अच्छे से। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। थैंक्स ए लॉट।